कहानी की शुरुआत में लू नाम की एक बुजुर्ग महिला को दिखाया जाता है जो वॉशिंगटन के पास मौजूद एक द्वीप पर अपने पालतू कुत्ते जैक्स के साथ रहती है। लू की उम्र जरूर ज्यादा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही ठहराव और आत्मविश्वास दिखाई देता है। जब वह बंदूक उठाकर निशाना लगाती है तो उसका निशाना बिल्कुल सटीक होता है। उसकी ये जबरदस्त निशानेबाजी साफ इशारा करती है कि लू की जिंदगी का अतीत साधारण नहीं रहा है। एक दिन लू द्वीप से निकलकर के टाउन जाती है और अपने बैंक अकाउंट से सारा पैसा निकाल लेती है। यह फैसला अपने आप में थोड़ा अजीब लगता है, जैसे वह किसी बड़ी घटना की तैयारी कर रही हो। जब वह पैसे निकालकर अपनी कार की तरफ लौट रही होती है, तभी एक पुलिस वाला उसकी कार के पास आ जाता है। उसकी नज़र कार के अंदर पड़े एक मरे हुए हिरण पर जाती है और वह सवाल करने लगता है। चूंकि इस आइलैंड पर हंटिंग करना मना था, इसीलिए लू झूठ बोलती है कि वह शिकार नहीं कर रही थी, बल्कि ये हिरण गलती से उसकी कार के नीचे आ गया। लू की बातों में इतना आत्मविश्वास होता है कि शेरिफ को उस पर यकीन करना पड़ता है। बातों बातों में शेरिफ गौर करता है कि लू को गठिया की परेशानी है। वह उसे सलाह देता है कि तांबे का कड़ा पहनने से दर्द में राहत मिल सकती है। अब इसी आइलैंड पर हनाहा नाम की एक महिला को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी बी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही होती है। तभी उसके घर के सामने लू की कार आकर रुकती है, जो अनाहा से घर का रेंट मांगती है, पर अनाहा उसे अगले दिन रेंट देने का वादा करती है। तभी रेडियो पर न्यूज आती है कि इस द्वीप पर बहुत जल्द एक भयानक तूफान आने वाला है। कुछ ही पलों में आसमान काले बादलों से भर जाता है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। उसी रात लू जंगल की तरफ जाती है और जमीन में दबे हुए बॉक्स को बाहर निकालती है, जिसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और जरूरी दस्तावेज रखे होते हैं। जैसे ही लू उन तस्वीरों को देखती है तो उसका चेहरा भावुक हो उठता है। यह साफ होता है कि ये कागजात उसके अतीत से जुड़े हैं। भारी मन से लू उन सभी दस्तावेजों को जला देती है। फिर वह घर आकर एक चिट्ठी लिखती है और खुद को कमरे में बंद करके आत्महत्या करने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ अनाहा अपनी छोटी बेटी बी को सुलाने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है, जबकि बाहर तूफान और बारिश अपने पूरे जोर पर होते हैं। लेकिन फिर भी अनाहा हिम्मत करके बिजली ठीक करने बाहर आ जाती है। तभी उसकी नज़र पास में खड़ी एक टैक्सी पर पड़ती है। जब वह टैक्सी के अंदर झांक कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। टैक्सी के अंदर एक आदमी मरा हुआ पड़ा था और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि क्रिस होता है, जो कि अनाहा का दोस्त और प्रेमी है, जिसके साथ वह रिश्ते में थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर अनाहा बुरी तरह डर जाती है और जान बचाकर अपने घर की तरफ भागती है। घर के अंदर उसे किसी के होने का एहसास होता है, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। वह जल्दी से खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। कुछ समय बाद जब अनाहा बाहर निकलती है तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। उसकी बेटी भी गायब होती है और बिस्तर पर एक किडनैप नोट रखा होता है। घबराहट और डर के मारे अनाहा मदद के लिए लू के घर पहुंचती है, लेकिन बाहर इतनी तेज बारिश और तूफान होता है कि ना तो फोन काम करता है और ना ही पुलिस से संपर्क हो पाता है। रोते हुए अनाहा लू को बताती है कि उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है और उसे हर हाल में मदद चाहिए। जब लू और अनाहा जल्दी जल्दी कार से निकलने की कोशिश करते हैं तो कार स्टार्ट नहीं होती। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद बारिश या ठंड की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जब वे नीचे उतरकर कार को ध्यान से चेक करते हैं, कार के नीचे एक बम लगा हुआ था। ये देखकर दोनों की सांसें थम जाती हैं और बिना एक पल गवाए वे दोनों वहां से भागकर अपनी जान बचाते हैं। बाहर भयानक तूफान चल रहा होता है और तेज बारिश हो रही होती है, जिसके कारण पूरे द्वीप का हाल बेहाल हो चुका होता है। ऐसे हालात में पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। फोन सिग्नल काम नहीं करते और रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके होते हैं। अब लू को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि ये कोई आम किडनैपिंग नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक मामला है। वह बिना वक्त बर्बाद किए अपने घर लौटती है और अलमारी खोलकर अंदर से हथियार निकालती है। जिस तरह से वह हथियारों को संभालती है, उससे साफ पता चलता है कि यह सब उसके लिए नया नहीं है। इसके बाद वह अनाहा के साथ बी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ती है। तभी घर के बाहर उन्हें नींद की गैस का एक खाली कैन मिलता है। ये देखते ही लू समझ जाती है कि बी को बेहोश करके किडनैप किया गया है। आसपास पड़े पैरों के निशान और टूटी हुई टहनियों से ये साफ हो जाता है कि किडनैपर बच्ची को जंगल की तरफ लेकर गया है। लू अनाहा से कहती है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर किडनैपर एयरपोर्ट तक पहुंच गया तो बी को जिंदा बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इतना भयानक तूफान उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। तेज हवा और घने जंगल में आगे बढ़ना किसी जानलेवा मिशन से कम नहीं होता। फिर भी दोनों हार नहीं मानती।
उधर कुछ समय बाद बी को होश आता है और वह खुद को एक अनजान जगह पर पाती है। उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जो उसे डराने की बजाय शांति से एक म्यूजिक प्लेयर देता है। वह आदमी बी से कहता है कि वह उसका पिता है और उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इधर लू और अनाहा जंगल से होते हुए आगे बढ़ती रहती हैं और आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचती हैं जहां उन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है। दूर से ही लू को शक हो जाता है कि इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। उसे लगता है कि यहाँ टोनी और प्लेनेट मौजूद हो सकते हैं जो फिलिप के लिए काम करते हैं। लू अनाहा और जैक्स को बाहर रुकने को कहती है और खुद अंदर जाती है ये कंफर्म करने के लिए कि फिलिप वहाँ है या नहीं। नजदीक पहुंचकर लू अंदर जाने के लिए बहाना बनाती है। वह कहती है कि उसका कुत्ता खो गया है और वह उसे ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ गई है। बाहर बारिश इतनी तेज हो रही होती है कि घर में मौजूद लोग उस पर तरस खाकर उसे अंदर आने देते हैं। अंदर घुसते ही लू की नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ती है। ये वही तस्वीर होती है जिसे फिलिप पहले यहाँ छोड़ चुका था। लू को यकीन हो जाता है कि वह सही जगह पर पहुंची है। तभी घर में मौजूद एक आदमी को लू पर शक हो जाता है और देखते ही देखते उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लू अपनी शानदार फाइटिंग स्किल्स और अनुभव से उसे बुरी तरह हरा देती है और उससे फिलिप के बारे में पूछताछ करती है। इसी दौरान अनाहा भी अंदर पहुंच जाती है। वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि इतनी उम्र होने के बावजूद लू ने इतने ताकतवर और खूंखार लोगों को अकेले कैसे हरा दिया। तब लू आखिरकार अपने अतीत का खुलासा करती है और बताती है कि वह 26 साल तक एक खुफिया एजेंट रह चुकी है। फिर वहां रखे एक वायरलेस रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन लू साफ मना कर देती है। उसका कहना होता है कि अगर उन्होंने रेडियो इस्तेमाल किया तो फिलिप को तुरंत उनकी मौजूदगी का पता चल जाएगा। इसके बावजूद अनाहा चोरी छुपे वायरलेस चालू कर देती है और पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करती है। इसी गलती की वजह से फिलिप को उनकी लोकेशन का अंदाजा हो जाता है। अनाहा यह भी खुलासा करती है कि उसका पति आर्मी से भागा हुआ एक बेहद खतरनाक अपराधी है जिसने कई निर्दोष लोगों की जान ली है। इसी वजह से खुफिया एजेंसी उसे पकड़ने या मारने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चला रही होती है। वह अनाहा को भी बहुत पीटा करता था जिसके कारण उसके हाथों पर चोट के निशान होते हैं। अब जब ये दोनों आगे बढ़ती हैं तो उन्हें वहाँ एक ट्राली मिलती है जिसमें अनाहा की बेटी को छुपाकर यहाँ लाया गया था, लेकिन आगे पुल टूटा होने की वजह से उन्हें यहाँ से पैदल ही जाना पड़ा। ये पुल पहले से ही बेहद जर्जर हालत में होता है और नीचे गहरी खाई दिखाई दे रही होती है। जैसे तैसे वे आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैक्स उस पुल को पार नहीं कर पाता। वह डर के मारे वहीं रुक जाता है। लू समझ जाती है कि जैक्स को साथ ले जाना अब खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए भारी मन से वह उसे वापस घर लौटने का इशारा करती है। लेकिन लू के हाथ जख्मी होने की वजह से अचानक रस्सी छूट जाती है और लू व अनाहा दोनों नीचे की ओर गिरने लगते हैं। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि अब उनका बच पाना नामुमकिन है, लेकिन किस्मत उनका साथ देती है और वे नीचे बह रही नदी में गिरने से बाल बाल बचते हैं। चोटिल होने के बावजूद दोनों एक दूसरे को संभालती हैं और एक दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ती हैं। इसी बीच फिलिप समंदर के किनारे स्थित एक पुराने जर्जर जहाज तक पहुंच चुका होता है। जब लू वहां के निशानों और हालातों को देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि किडनैपर जानबूझकर उन्हें अपने पीछे आने दे रहा है। ये सब किसी सोची समझी योजना का हिस्सा है। अब लू का सब्र पूरी तरह टूट चुका होता है, क्योंकि यह मामला सिर्फ अनाहा की बेटी का नहीं बल्कि उसके अपने अतीत और उसकी सबसे बड़ी गलती से भी जुड़ चुका होता है। लू अनाहा से कहती है कि वह पहाड़ी की चोटी पर जाए और चैनल नंबर 16 के जरिए पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करे। अनाहा मुश्किल हालातों के बावजूद ऊपर चढ़ती है और आखिरकार उसे सिग्नल मिल जाता है। वह पुलिस ऑफिसर को पूरी घटना के बारे में जानकारी देती है। इसी दौरान लू की नज़र जंगल के बीच से उठते हुए धुएं पर पड़ती है। वह तुरंत समझ जाती है कि यही फिलिप की लोकेशन है। वह बिना वक्त गवाए उस दिशा में बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है फिलिप उसे बंदूक की नोक पर ले लेता है। यही कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच सामने आता है। फिलिप दरअसल लू का अपना बेटा होता है जिसे बचपन में किडनैप कर लिया गया था। उस समय लू एक बेहद खतरनाक और सीक्रेट मिशन पर थी। अगर वह फिलिप को बचाने जाती तो न सिर्फ मिशन फेल हो जाता बल्कि उन दोनों की भी जान जा सकती थी। यही वजह थी कि लू ने अपने दिल पर पत्थर रखकर वह फैसला लिया, लेकिन फिलिप इस बात को कभी समझ नहीं पाया और इसी नफरत ने उसे एक खूंखार अपराधी बना दिया। इसके बाद माँ और बेटे के बीच जबरदस्त इमोशनल लड़ाई होती है। गुस्से और दर्द में फिलिप लू को घायल कर देता है और बी को लेकर वहां से भाग निकलता है।
इसी दौरान पुलिस स्टेशन में फोन बजता है और शेरिफ की बात किसी CIA ऑफिसर से होती है। उसे बताया जाता है कि लू दरअसल CIA की एक अंडरकवर एजेंट रही है और खुफिया एजेंसी काफी समय से उसकी तलाश कर रही है। वहीं फिलिप आर्मी से भागा हुआ एक बेहद खतरनाक अपराधी है जिसे किसी भी हाल में रोका जाना जरूरी है। इसीलिए इन दोनों को पकड़ने के लिए CIA यहाँ पहुँचने वाली है। वहीं अनाहा लू को ढूंढते हुए उसके पास आ जाती है और जब देखती है कि लू घायल है तो वह उसके जख्मों पर दवाई लगाती है। तभी उसे लू के बैग से कुछ तस्वीरें मिलती हैं और इन क्लूज को लू ने अनाहा से छिपा लिया था। लू बताती है कि फिलिप उसी का बेटा है और ये क्लू अनाहा के लिए नहीं बल्कि लू के लिए थे। फिर लू सच्चाई बताते हुए कहती है कि वह फिलिप की माँ है, लेकिन वह उनकी सेफ्टी के लिए अपना रिश्ता सीक्रेट रखना चाहती थी और अनाहा को भी इसी आइलैंड पर उसकी दोस्त से कहकर लू ने ही अपने पास बुलवाया था ताकि वह फिलिप से उसे बचा सके। लेकिन अब अनाहा का लू से भरोसा उठ चुका है, इसीलिए वह उसे छोड़कर लाइट हाउस की तरफ जाने लगती है जहां फिलिप बी को लेकर गया होता है। अगली सुबह लू का कुत्ता जैक्स किसी तरह लू को ढूंढ लेता है और अपनी मालकिन की मदद के लिए पुलिस ऑफिसर को उस तक ले आता है। ये ऑफिसर लू की मदद करने के लिए उसके हाथ में तांबे का कड़ा पहनाता है और जैसे ही अंदर फर्स्ट एड लेने जाता है कि लू उस ऑफिसर की बाइक लेकर यहाँ से भाग जाती है। वहीं अनाहा लाइट हाउस पहुंचकर अपनी बेटी बी को देखती है, लेकिन ऊपर पहुंचकर उसका सामना फिलिप से होता है। वह उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन अनाहा उस पर गोली चला देती है। फिलिप उसे अपनी बातों में उलझाकर गन छीनने की कोशिश करता है, पर अनाहा चाकू को उसके हाथ में घुसाकर वहां से भाग जाती है और उस जगह पहुंचती है जहां उसकी बेटी है। फिर लू भी इस टावर तक पहुंच जाती है। वह देखती है कि पूरी बिल्डिंग में चारों तरफ बम लगाए गए हैं और उनका रिमोट कंट्रोल फिलिप के पास है। हालात बेहद नाजुक हो चुके होते हैं, इसीलिए अनाहा किसी तरह अपनी बेटी को एक छोटे से रास्ते से बाहर निकाल देती है। लेकिन फिलिप का प्लान सबको एक साथ इकट्ठा करके एक ही बार में मार देना था। फिर जैसे ही वह रिमोट का बटन दबाता है तो बम नहीं फटते, क्योंकि लू पहले ही रिमोट की फ्रीक्वेंसीज को बदल चुकी होती है। इसके बाद लू और अनाहा मिलकर किसी तरह वहां से बाहर निकलते हैं। तभी खुफिया एजेंसी के हेलीकॉप्टर्स पूरे द्वीप को घेर लेते हैं और चारों तरफ उनकी तलाशी शुरू हो जाती है, जिसके बाद लू, बी और अनाहा छुपते हुए एक सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं। इसके बाद लू अपने ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके फ्रीक्वेंसीज बढ़ाकर बम को एक्टिवेट कर देती है और बम के फटने से लाइट हाउस धराशायी हो जाता है। लू ऐसा इसलिए करती है ताकि वह CIA का ध्यान भटका सके और अनाहा अपनी बेटी को लेकर यहाँ से सुरक्षित निकल सके। जाने से पहले अनाहा लू को उस घर में रखी उस चिट्ठी के बारे में बता देती है, जिसमें लिखा होता है कि लू अपनी सारी संपत्ति अनाहा के नाम कर रही है ताकि वह अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। आखिरकार कहानी अपने सबसे भावुक और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। फिलिप लड़खड़ाते हुए समुद्र के बीच पर पहुंच जाता है और ये दोनों माँ बेटे लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ते लड़ते फिलिप अचानक अपने बचपन की यादों में खो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे वह कभी अपनी माँ के साथ खेला करता था। इसी इमोशनल पल में लू अपने बेटे से टूटे हुए दिल के साथ माफी मांगती है। वह कहती है कि वह एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, लेकिन उसने हर फैसला उसे जिंदा रखने के लिए लिया था। इस सब के बाद ये दोनों गले मिलते हैं और तभी आसमान में खुफिया एजेंसी के हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते हैं जो चारों तरफ से गोलियां चलाने लगते हैं। अफरा तफरी के बीच कुछ देर तक कोई हलचल नहीं दिखाई देती, जिससे उनको लगता है कि लू शायद मर चुकी है और सीन यहीं कट हो जाता है। कुछ दिन बाद कहानी एक शांत माहौल में आगे बढ़ती है। अनाहा की बेटी को दिखाया जाता है जो घर के बाहर खेल रही होती है, लेकिन एजेंसी के लोग अब भी लू की बॉडी नहीं ढूंढ पाए हैं। इसीलिए सवाल जवाब करने के लिए CIA के लोग अक्सर उसके घर आते रहते हैं। इस सब से हारकर आखिरकार अनाहा ये कठिन फैसला लेती है कि वह अपनी बेटी और जैक्स के साथ इस जगह को छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, जहां डर और अतीत की परछाई उनका पीछा ना करे। कहानी के आखिरी सीन में एक हाथ को दिखाया जाता है जिसमें वही तांबे का कड़ा पहना हुआ होता है। इसी एक झलक से साफ हो जाता है कि लू जिंदा है और अब भी दूर से अपने परिवार की रक्षा कर रही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी लू फिल्म की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।